श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। कारुण्यमोकारं जिणवरवसहस बड्डमानस दंसनमगम्बुच्छामि जहाकम्मं समासेन प्रारम्भमाकरिने नमन जिनवर वृषभ महावीरनि संक्षेपति यथा क्रमे भाकीश दर्शन मार्गनि। वीतरागी देव शास्त्र गुरु के चरणों में बारंबार नमस्कार हो। नमस्कार हो। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम ओम नमः सिद्धम। आचार्य भगवान का पंच परमागम के माध्यम से यूं कहें कि इस कली काल में हमको अमृत मिला है तो आश्चर्य की बात नहीं है। कोई कहे अमृत कहाँ मिलता है, अब इसका उत्तर क्या देते हो? कहाँ मिलता है अमृत? बम्बई में कहीं मिलता है? मिलता क्या? मिल तो रहा है। सबसे बड़ी अपने को जो अनुभूति है, इतनी अपनेपन की इस पंच परमागम के साथ होनी चाहिए कि सचमुच इस पंचम काल में जहाँ सब तरफ विषाक्त वातावरण है, वहाँ हमें अमृत पान करने का मौका मिल रहा है। जिनवाणी का सुनना अमृत पान से कम नहीं है भैया। इस पंचम काल में माँ जिनवाणी का यदि हमारे ऊपर हाथ नहीं होता ना, तो ना मालूम हमारी भी क्या दशा वर्तती। इसलिए जिनवाणी से और जिनवाणी का होना मात्र कार्यकारी नहीं बनेगा, इसका जीवन में आचरण में होना वो तुम्हारे लिए कार्यकारी है। समझ में आया? जिनवाणी तो ग्रंथों के रूप में कब से है अपने पास। ये जो बात है बस उसको अब यहाँ से निकाल के यहाँ धारण करना है। ऐसा लक्ष्य लेकर जीवन जियो। देखो हम सबका भी उद्देश्य, जैसे ये पवित्र दिन आते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल और सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य होती है ना। काल की सामर्थ्य पक्की है बहन। इस काल में इस अनुकूल वातावरण में, मैं सच कहूँ अभी भी अपना वातावरण अनुकूल ही है। नहीं तो इतना राग प्रबंधन चल रहा है संसार में कि शांत होके इस तरह बैठ के स्वाध्याय करना भी हर एक को नसीब नहीं हो पा रहा। इसलिए अपन तो क्या कहें भैया, चौथे काल जैसा, क्योंकि जिनवाणी जिसके सर पे हाथ रखी है उसके लिए तो भाई साहब समस्त दुखों से मुक्ति का आधार मिला हुआ है। हमें भी यही अपने अंदर की भाव वासना लेकर के गुरुदेव के चरणों में आकर के अपना प्रयोजन बताना चाहिए कि क्यों आए हो यहाँ। काल की अनुकूलता बैठ गई, द्रव्य क्षेत्र की भी अनुकूलता बैठी हुई है, भावों की अनुकूलता बस बिठानी है। यानी तुम्हारा काम 90% तो राजू भाई हो गया। भावों का मिलान। और मैंने सुबह भी कहा था ना, लोग कहते हैं हम स्वभाव में टिक नहीं पाते, हम तो कहते हैं तुम स्वभाव से बाहर जाके दिखाओ।
तकलीफ ये है, हमें अपनी मर्यादाओं का, अपनी सीमाओं का पता नहीं, और उन सीमाओं में हम रहते हुए भी उनको मलिन किए जा रहे हैं। तो वो कैसे मलिनता उसमें बरत रही है, कैसे हम अपने स्वभाव की अनुभूति में प्रगाढ़ता को बढ़ाएं। स्वभाव की अनुभूति किसको नहीं हो रही बताओ? जानने देखने रूप दशा किसकी नहीं बरत रही? मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में जानने देखने का अंतर है क्या? सोचो, सम्यक दृष्टि पर का करता हरता नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि तो है ना मानता है। बताओ, तुरंत तुरंत पकड़ में आई ना गलती। कहाँ साहब, वो भी क्या कर रहा है, केवल मान्यता की वजह से मूर्ख बना है। ये बात जैसे ही गहरे से समझ में आए ना, तो तुम्हारे लिए दर्शन का मार्ग खुल जाए, सच्चा श्रद्धान हो जाए। और सच्चे श्रद्धान का लक्ष्य लेकर अपन ने आचार्य देव के चरण पकड़ लिए हैं। आचार्य देव ने भी कृपा करके हमको अष्ट पाहुड़ जी ग्रंथादिराज सौंप दिए है। पहला पाहुड़ दर्शन पाहुड़, टारगेट वही है। अभी कितनी गाथाएं? 36 गाथाओं में निबद्ध, बिल्कुल ऐसी पकड़ कि सपने में भी कोई पूछे ना तो याद आ जाए, स्मरण आ जाए, और अभी तक की जो चर्चा है सबका अंश रूप प्रकट होता जाए। तो दर्शन पाहुड़ के इस सौंदर्य बोध को पचाते हुए अब हम और आगे बढ़ते हैं जहाँ तक चर्चा हो गई है। एक्चुअली विषय क्या है, 36 गाथा है ना, तो मेरा भी टारगेट भैया सुबह शाम दोनों समय यही विषय लेते हुए मुझे दर्शन पाहुड़ का किनारा पहुंचाना है आप सब तक, है ना, ताकि हम समझ पाए। लेकिन ऐसे पहुंचाना है कि आप जब उसकी चर्चा कहीं करें तो आपके अंदर में इतना धारणा ज्ञान पक्का हो कि इतना दर्शन पाहुड़ का विषय हमको पता है। ऐसा ना हो कि क्या पढ़ लिया और क्या जान लिया तो कह रहे कुछ नहीं साहब, हाँ होते थे प्रवचन, ऐसी बात ना होना चाहिए। अब जीवन बहुत गया इन बातों में। आज भी हम पूछें किसने क्या समझाया तो हमको ध्यान नहीं रह पाता। तो भाई जितना ध्यान रह जाता है उसमें ही कम से कम एक यथाक्रम का वेदन कर लो। आचार्य देव ने तो संकल्प लिया, मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगा, जहां कम्मम समासेड़, यथाक्रम से समझाऊंगा। यानी दर्शन का स्वरूप कैसे समझाना है, यथाक्रम। यथाक्रम की भूमिका में कल चर्चा करते करते हम लोग यहाँ तक तो आ ही गए थे ना कि सम्यक दर्शन चाहिए है अपने को, तो 4 अनंतानुबंधी की और 1 दर्शन मोहनी पूरा पूरा, इसको हमें दबाना होगा। एक और रहस्य खुल गया था, 4 अनंतानुबंधी दबाओगे तो भी नहीं दबेंगी, क्योंकि इनका अप्रशस्त उपसम होता है। तो हमारा अब टारगेट कौन बचना चाहिए, ये एक जिसका नाम क्या था, दर्शन। और इसमें भी एक बड़ी सुंदर बात यह है कि जब इसको दबाया जाता है तो दबाने का उपक्रम हमने सीखा था कि दबाना मतलब क्या, पकड़ के लाएं और नीचे बिठा दें ना, भाववासन करना। दबाना मतलब क्या कि ये जो काम कर रहा है ना, इसके काम को हम बराबर समझ लें। और जब इसके काम को समझ लेंगे तो कल जादूगर का उदाहरण दिया था ना, जादूगर मैजिक दिखाता है, हम उससे कब तक प्रभावित होते हैं, जब तक पता नहीं हो कि इसकी क्या ट्रिक है। और ट्रिक जान लो तो अच्छा, और अब तुम ट्रिक जानते हो तो जादूगर यदि तुमको पकड़ ले कि भाई ये मेरी ट्रिक जानता है, तो विजय भाई वो जादूगर भी तुमसे डरता है ना। बस उस डरने की, उस दबने की बात कर रहे हैं। अभी तक तुम दर्शन मोह के सताए थे, अब दर्शन मोह को तुम सता डालो। ऐसी सामर्थ्य है तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम्हें मालूम है ये सब भ्रांति है। सत्य कहाँ बैठा है इसका परिचय करो, गहरे से करो। तो दर्शन मोह को हटाने का, दबाने का क्या उपाय मिला कि वस्तु स्वरूप का ज्ञान। जितना हम वस्तु स्वरूप के निकटवर्ती रहेंगे उतना उतना दर्शन मोह को क्षय होना पड़ेगा। यानी सम्यक दर्शन के लिए भी बोलो क्या चाहिए तुम्हें, ज्ञान। क्या ज्ञान की इतनी बड़ी जरूरत सम्यक दर्शन के लिए बोली है? हाँ जी, क्योंकि ज्ञान के बिना श्रद्धान किसका, जानते हो, कम से कम ज्ञानधारी को भी, जैसे मुनिराज हुए हैं अपने, कौन सबसे कम ज्ञानधारी, शिवभूति मुनिराज, उनको भी कम से कम ज्ञान में अष्ट प्रवचन माता का ज्ञान था। किसका ज्ञान बहन, अष्ट प्रवचन माता। क्या होती है ये अष्ट प्रवचन माता? 5 समिति और 3 गुप्ती रूप ज्ञान। इतना तो उनको पक्का था ही। यानी ज्ञान का अवलंबन ना हो तो भाई साहब आपका कोई भी काम ना सदे।
इसलिए जानना। तो हम भी ज्ञान के बल पर सम्यक दर्शन को उपलब्ध कर पाएंगे। हाँ जी, उसी के बल पर उपलब्ध कर पाओ। इसलिए जो लोग ये कहते हैं ज्ञान बाद की बात है, ना जी ना, ज्ञान सबसे पहली बात है। तिर्यंच की भूमिका में भी ज्ञान तो रहेगा, बट क्या प्रकार का ज्ञान रहेगा ऐसा? वह ज्ञान जो निर्णयात्मक परिणति तक पहुंचाता है, यानी संगी पंचेंद्रीपना। एक कंडीशन सब जगह लगेगी, सम्यक दर्शन की उपलब्धता में एक पात्रता अनिवार्य शर्त है। कौन सा? संगी पंचेंद्रीपना। संगी पंचेंद्रीपना। और संगी मतलब क्या? मन होने का नाम संगीपना ना, निर्णय करने की सामर्थ्य का नाम संगीपना। भले बुरे का समझ में आया ना? ये मन होने मात्र को हम उपचार से, व्यवहार से, स्थूल कथन में कह दो, लेकिन वास्तविकता में किसको पकड़ना? निर्णय करना। मैंने पिछली बार दिया था शीतल भाई उदाहरण, जो कि सच्ची घटना थी। अपने पलासिया पे एक भिखारी बैठता था, और जब वो नोटबंदी का काल आया ना तो मर गया। और जब वो मर गया तो नगर निगम वाले उसको बॉडी को उठा के ले गए, और जहाँ बैठता था उस फट्टे को हटाया, बोरे को, तो उसके नीचे 12.5 लाख रुपए निकले। 500 हजार के नोट, 12.5 लाख। अब बताओ वो भिखारी था कि लखपति था? अब दोनों स्थितियां हैं। जिसके पास लाख रुपया है वो लखपति ही तो कहलाता है ना, लेकिन नहीं, कहलाता कब है? जब वो उसका प्रयोग करे, उपयोग करे। नहीं तो कौन है? भिखारी। अब बोलो, तुम्हारे पास भी मन है ना? मन है ना? मन का प्रयोग चल रहा है ना? क्या चल रहा है? दुरुपयोग चल रहा है कि सदुपयोग चल रहा है? तुम्हारे को संगी पंचेंद्री की भी पदवी देना हमें तो तब इष्ट होगा जब तुम अपने मन का सदुपयोग करोगे, निर्णय लेने में प्रयोग करो। यानी मन मिला तो उसका निर्णय लेने में प्रयोग कर लो। आप सब भी मन के धारक हो, करो भाई, एक बार ऐसी हिम्मत दिखाओ। निर्णय क्या करना है बताओ? वस्तु स्वरूप का निर्णय, क्योंकि स्वरूप की समझ होगी तो निर्णय हो पाएगा ना। क्या होता है बताओ? निर्णय क्या जज ऐसे ही दे देता है बैठ के कुर्सी पे? पक्ष विपक्ष दोनों को पहले सुनता है, दोनों तरफ विचार करता है। तो मैं भी बोलो, ये विचार करने का कार्य कर लेना चाहिए, स्वरूप की समझ कर लेनी चाहिए। ज्ञानी जनों के कथन है ना, जे स्वरूप समझा बिना आता है। क्यों जी आर्यन जी? है? सुन के तो गया, पकड़ के रखना है। आर्यन 4 छंद, 1 2 छंद याद करना शुरू करो। अमूल्य तत्व विचार है भाई साहब, छोटा मोटा नहीं है, ये अमूल्य है। जो वस्तुएं तुम इकट्ठी कर रहे हो उनकी मूल्य तो है, लेकिन ये तो अमूल्य है। विचार करना भाई। बहुत गहरी बात बोली है। मैं तो बहुत सबसे अनुमोदना करता हूँ, बहुत इसकी प्रशंसा करता हूँ कि गजब बात सौंपी। तत्व ज्ञान की ऐसी सुंदरता और ऐसी सुगढ़ता, गढ़ा हुआ स्वरूप बहुत कम देखने को मिलता है। स्वरूप की समझ ना होने से हम दुखी हैं। हाँ जी, अनंत दुख का कारण क्या है? स्वरूप की समझ ना होना। तो ज्ञान सबसे सहकारी कारण है। बिल्कुल, ज्ञान के बिना सब कुछ व्यर्थ है। विचार करें ना, हम रास्ते में जा रहे थे, हीरा मिल गया, है ना? तो हीरा कीमती है ना? एक दृष्टि, हाँ साहब हीरा कीमती है। अच्छा, हीरा मिला कैसे? कि हमारी आंखों ने देख लिया था। कीमत ज्यादा किसकी? आंखों की। हीरे से कीमती कौन हो गई? आंखें। लेकिन आंखों को भी ये हीरा है ये पता कहां से चला? ज्ञान से। कीमत किसकी? ज्ञान की। ज्ञान की। हर व्यवस्था किस पे डिपेंड करती है? क्योंकि ज्ञान नहीं होता तो तुम्हारी आंखें भी वो देख लेती तो क्या करती? पत्थर समझ के छोड़ के आगे बढ़ जाती ना। वस्तु है तो उस वस्तु की कीमत ज्ञान ही करवाता है। इसलिए ज्ञान सम्यक दर्शन का आधार बने तो इसमें क्या आश्चर्य विजय भाई साहब। और ज्ञान कैसा होता है मालूम है? कभी मलिन नहीं होता, कुंजन, सदा काल निर्मल। अद्भुत है ये स्पेशल ज्ञान। नहीं, वो मिथ्या ज्ञान तो मलिन है ना। तो भाई साहब मिथ्या ज्ञान मलिन है? अरे मिथ्या ज्ञान को मिथ्या ज्ञान की पदवी है। ज्ञान कभी मलिन होता नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं। क्या लगता है बहन, मिथ्या ज्ञान को मलिन कह दें क्या? वो तो ज्ञान है।
उस ज्ञान में जो तुम्हारा श्रद्धान जुड़ा था ना, मिथ्या श्रद्धान, उसके कारण उसका नाम मिथ्या ज्ञान पड़ा, नहीं तो वो ज्ञान तो ज्ञान था सदाकाल। समझ गए ना? श्रद्धा खोटी है तो अनंत गुण खोटे परिणमन को प्राप्त है। और यहाँ तो केवल पदवी है क्योंकि परिणमन तो इसका बदलता ही नहीं है। गजब की बात है। शीतल भाई, मेरे पास सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्या दर्शन है, तो मेरे ज्ञान का नाम क्या पड़ा? मिथ्या ज्ञान। अच्छा, सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो गई, अब मेरे ज्ञान में क्या घटोतरी बढ़ोतरी हो रही है? घटोतरी बढ़ोतरी कुछ हो रही है क्या? परिणमन में कोई बदलाव हो रहा है क्या? बताओ बताओ। परिणमन तो यथावत जैसा चल रहा था। तो ये श्रद्धान की ताकत को पहचानो कि श्रद्धान, उसकी वजह से वो परिणमन सारा का सारा अब तुम्हारा सम्यक रूप कहलाएगा। कहलाएगा, बदल नहीं जाएगा। कुछ बढ़ जाता होगा क्यों सम्यक दर्शन होने के बाद शीतल भाई? कि मति श्रुत ज्ञान रूप रहता है। क्या होता है? अभी कुमति कुश्रुत था और अब क्या पदवी मिल गई? मति और श्रुत। खरेगर देखा जाए तो क्यों साहब जिग्नेश भाई, मति श्रुत ज्ञान का भोग कर रहे हैं अपन। अब ये तो अंदर में झांक के देखना पड़ेगा कि यदि मिथ्या दर्शन अंदर में बैठा है तो तुम्हारा ज्ञान अभी मति श्रुत ज्ञान की पदवी के लायक भी नहीं है। तो कौन सा ज्ञान है फिर हमारे पास? समझ लो, कुमति कुश्रुत ज्ञान की 5 पर्याय तो पक्की है ना। ध्यान करना। हमने कल भी यहाँ तक आते आते बहुत मेहनत करी और अब वो चर्चा जिसमें बहुत मूल लक्ष्य अपने को शोधित करना है। 36 गाथाएं लेकर चल रहे हैं। दर्शन पाहुड़ जी, पाहुड़ कितने हैं? 8। कुंजल, 8 पाहुड़ के नाम खबर छे? दर्शन के बाद किसका नाम है? सूत्र। सूत्र के बाद चारित्र। चारित्र। दर्शन, सूत्र, चारित्र, 3 तो भूलना ही नहीं। रत्नत्रय। 3 रत्नत्रय। उसके बाद चौथा पाहुड़ बोध, और भाव से मोक्ष होता है, और मोक्ष बिना लिंग और शील के होता नहीं है। ऐसे करके 8 पाहुड़ का स्मरण पुनः पुनः करो, कोई दिक्कत नहीं है। निर्वाणी में पुनरोक्ति कोई दोष नहीं है, बस पक्का होना चाहिए। ठीक है ना? पक्की बात। अष्टपाहुड़ के नाम बराबर 8 पाहुड़ के नाम हुए। धारणा ज्ञान में आते हो तो अच्छी बात है, नहीं आते हो तो और मेहनत करो। दिक्कत क्या है बहन? क्योंकि हम निर्णय करने वाले ज्ञान को संगी पंचेंदी की पदवी देने वाले हैं। जो ज्ञान तुम्हें निर्णय नहीं करा रहा, जो ज्ञान केवल कर्मों के प्रवाह के उदयानुसार झूल रहा है, अरे ऐसे ज्ञान की क्या सामर्थ्य? समझ में आया ना? अपने को अच्छे से निर्णयात्मक ज्ञान की पद्धति स्वीकार करनी है। तो चलते हैं आचार्य देव और आज क्या बताने वाले हैं। देखो कौन से गाथा पे आएंगे? 6 नंबर। हाँ, वैसे तो मुझे तुम्हें वो बताना भी था कि 1 से लेके 4थे गुणस्थान की प्रवृत्ति, क्योंकि कल हमने 3 सम्यक दर्शन के भेद तक तो आ गए थे। उपशम, क्षायिक, क्षयोपशम, बराबर है? उपशम, क्षयोपशम। क्षायिक, उपशम, क्षयोपशम। क्षयोपशम, उपशम, क्षायिक। ऐसा मत बन जाना। हाँ, शब्द मलिच्छ मत बन जाना। ठीक है? हाँ साधना जी बोलिए। हाँ, फिर सेकंड बोला उपशमित, उसके बाद उपशमित, उसके बाद शाही के बाद बेस्ट उपशमित। हाँ, सेकंड प्राइज दिया अपन ने उसे। हाँ, और थर्ड अपने क्षयोपशमित। क्षयोपशमित बराबर। तो उपशमित में तो सब प्रकृति बैठ जाती है, उपशमित। हाँ बराबर। और क्षयोपशम में एक प्रकृति का उदय है, वो सम्यक तो प्रकृति, वो सम्यक प्रकृति है। वो सम्यक तो प्रकृति अच्छी प्रकृति कहलाती है ना। सम्यक का नाम है गुण प्रकृति ना। तो फिर इसको क्यों थर्ड में डाला? आहा, सम्यक्त मोह प्रकृति। समझ में आया? वो सम्यक प्रकृति एसपी साहब कह के हम उसका, लेकिन बच्चा किसका है? दर्शन मोह का। आपने कहा था ना केंचुए जैसा, है ना? मतलब वो पानी का गिलास जिसमें सारा का सारा कचरा नीचे बैठा हो, है ना? और एक ऐसा गिलास जिसमें 6 तरह का कचरा तो नीचे बैठा है और एक तैर रहा है। विचार करना, केवल 2 ही गिलास दुनिया में पानी बचा है और तुम्हारे सामने प्यास बहुत भयंकर है तो परोसा गया है, और 2 में से एक ही गिलास तुमको चयन करना है
तो जरा विचार करके बताना। क्यों प्रभु, कौन सा गिलास उठाओगे? उपशम वाला। कि जिसमें कचरा था ही नहीं वो तो किसी ने उठा लिया। अब 2 गिलास बचे हैं, तो कौन सा आएगा? वो तो केवली ले गए, केवली ले गए चाय वाला। तो वो हम भी अधिकारी बनेंगे ना। जब ये 6 का जो कचरा ये हटा देंगे तो हमारा यही छायक हो जाएगा। लेकिन छायक होने से पहले यहाँ छायोपशमिक आएगा। उपशम के बाद बहन, साधना बहन, क्या होता है? उपशम सम्यक दर्शन कन्वर्ट होता है छायोपशमिक में, और फिर छायोपशमिक सम्यक दर्शन कन्वर्ट होता है द्वितीयोपशम में। समझ में आया ना? फिर जो है स्थिति बनती है, तो एक क्रम परंपरा गुणस्थान अनुरूप थोड़ा थोड़ा जज करना। अब मैं उस पैटर्न पे जाऊं तो तुम्हें गुणस्थान के सारे डब्बे खोल खोल के दिखाना पड़ेंगे, तो मैं उससे बचना चाह रहा हूँ। अतिरेक है मेहनत का, बाकी तो ठीक है। घर के लोगों में बस टू द पॉइंट चले तो अपन ये जान रहे हैं कि वो 6 प्रकृतियां दबी थी, एक का उदय था। जिसका उदय था उसका नाम क्या था? सम्यक प्रकृति। जो 6 दबी थी उनके नाम भी क्लियर है। 4 अनंतानुबंधी की और 2 मिथ्यात्व एंड सम्यक मिथ्यात्व। तो ये डेंजर वाली सारी चीजें दबी हुई है। मिथ्यात्व बेरी का तो अंश भी बुरा है ना। और ये जो सम्यक प्रकृति, इसे जो अच्छी मानने की भ्रांति खड़ी हो रही हो, तो यहाँ पे सावधान, ये भी अच्छी नहीं है। ऐसी भावना आपको क्यों नहीं है अच्छी? क्योंकि ये चल मल अगाड़ दोष पैदा करती है बहन। क्या करती है ये प्रकृति का उदय? भाई उदय है तो कोई ना कोई इफेक्ट तो आएगा ना। उस इफेक्ट को क्या नाम दे रहे हैं अपन? चल मल अगाड़ दोष। क्या होता है चल मल अगाड़ दोष? है कुछ खबर? हाँ हाँ, इसमें अपने ऐसे पकड़ के बचते कि पार्श्वनाथ भगवान की पूजा कर, मुझे पार्श्वनाथ भगवान में श्रद्धा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो प्रतिमा जी विराजमान की है उसमें ही है वो। हाँ, वो कौन सा दोष दीदी? चल दोष। बहुत बढ़िया। देखो, जो जानकारी है ना तुम्हारे अंदर के ज्ञान के पिटारे से निकालना हूं मैं तो, और सिर्फ निवेदन कर रहा हूँ, इसे व्यवस्थित जमा लो। शांतिनाथ भगवान की माला गिरने से शांति होती है। हाँ, कितने तरह की ये भ्रांतियां जो है ना। देखो, चल मल और अगार 3 दोष आते हैं। दोषों की वैरायटी बता रहा हूं। देखो, चल दोष किसे कहा? चलायमानपना, किंचित चलायमानपना। कैसा चलायमानपना? उसके अनेकों अपन ने कि भैया भगवान की मूर्तियां विराजित है बिंदेश भाई, और जो बीच वाली मूर्ति है ना, वो किसने विराजित करी? हमारे परिवार ने। तब गए तो है मंदिर दर्शन करने, तीनों मूर्तियों के भी दर्शन दीदी हो रहे हैं लेकिन अब ये जो तुम्हारा जो अहमपना ज्यादा तीव्रता से कहां जुड़ रहा है? बोलो, तीनों भगवान अपने नहीं है क्या? अरे तीनों ही अपने, लेकिन जो एक वो पतली सी धारा राग की वहां जो जुड़ी है ना, उसको भी दोष रूप पद्धति में गिना। कौन सा दोष? चल दोष। अनेक तरह से खड़े हो जाते हैं। शुद्धता के लेवल पे आओ तो मंदिर में हमने क्या हुआ कि देखा कि चटाई कम है तो हमने चटाई दान में दी, है ना। अब वो चटाई बिछी है तो तुरंत देख के किसने दी? ये तुम्हारा भाव अंदर में जो एक क्षण के लिए उठा, बाद में भले ही तिरोहित हो गया, लेकिन इसको एक दोष पद्धति में स्वीकार किया है। कौन सा दोष? चल दोष। चलायमान बना, हल्का सा कंपायमान बना, ठीक है, चल दो। मल दोष की बात करें, हाँ हाँ, उसकी पूरी के पूरे 25 दोष। 8 8 6 3 आर्यन सम्यक के 25 दोष होते हैं। 8 8 6 3 8 मद 8 शंकादि दोष, 8 शंकादि दोष 16 हो गए। 8 अनायतन 3 मूर्ता 25 हो गए। एक एक चीज वास्तव में विस्तार को चाहती है, पर समय की सीमा हमें रोक लेती है, ठीक है। 25 जो दोष है वो सब मल दोष में गिने जाएंगे। चल दोष, मल दोष, 2 तरह के। समझ में आ रहे हैं? कठिन लगे बताना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगाढ़ दोष की जो बात आई, तो ये जो रूढ़िवादी धारणा, शांतिनाथ भगवान जगत में क्या कर रहे हैं? शांति कर रहे हैं। और भी जितनी, समझ में आया ना? अरे भैया, जो तूने इस तरह की अपने अंदर में, और ये भी दोष पद्धति है पर थोड़ी सी डार्क दोष पद्धति है ना, ऐसा समझना। चिंतामणि पारसनाथ क्या करते हैं विजय भाई साहब? उनके सामने जाओ तो सब चिंताएं हर ले।
अरे ये सीधा सीधा देखा जाए ना, ऐसी मान्यता तो मिथ्यात्व का प्रतीक बताई है। इसलिए अगाढ़ दोष की भूमिका को धारने वाला क्षण मात्र में, क्योंकि ये सब क्या है, पर्याय ही तो है। सम्यक दर्शन क्या है दिनेश भाई? पर्याय। पलट जाए, इसलिए पलटने से पहले सुलट लेना, ठीक है। इसलिए ये गुण स्थान का प्रकरण भी इतना अच्छा है, अच्छी तरह से जानने का है कि तुम कैसे उस क्षयोपम सम्यक दर्शन को मिथ्यात्व में कन्वर्ट ना करके वापिस क्षयोपम रूप ही रखते हो। क्योंकि कहते हैं ना, जरा सी मात्रा अनबैलेंस हो जाए दीदी तो वही दवाई जहर बन जाती। दवाई बनाने वाली फैक्ट्री में शीतल भाई क्या चल रहा है? जरा जरा से मिलीग्राम, मिलीग्राम से भी छोटी कोई इकाई होती होगी, कौन सी होती है? हाँ, मैक्रो माइक्रो होता है ना, छोटा से छोटा अंश जरा सा अनबैलेंस हो जाए तो क्या हो जाता है? रजा उसका सारा कंटेंट चेंज हो गया। ठीक वैसे ही यहाँ समझना, ये अगाढ़ दोष पे आए हुए जीव जरा सा भी इसमें तीव्रता को, डेंसिटी को बढ़ा देना, कहाँ गिर जाएंगे? भाई नीचे गए सो गए, ऐसी बात है, समझना। तो वो मुझे समझाना था, और चाहो तो समझ लो कि भाई 4 गुण स्थान, क्योंकि जब ये 7 प्रकृतियां दबी तो पहला सम्यक दर्शन होता है, बराबर। चौथा गुण स्थान। अब 7 कहूँ कि 5 कहूँ, समझ तो रहे? हाँ, क्योंकि जैसे ये जो एक दर्शन मोहनी की जो प्रकृति एक है, ये दबती है तो नीचे जाके इसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा भी सुनना, जैसे ही वो नीचे आएगा उपशमित होकर तो क्या होगा, उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। तो अब उसके पास कितनी प्रकृतियां हो गई? 7 हो गई ना। और उसका गुण स्थान कौन सा हो गया पहले से? चौथा, जस्ट पहले से चौथा। ठीक है निकिता, जहां समझ में नहीं आए पूछना बेटा। तो हम पहली पास करके चौथी में पहुंच गए, लेकिन उपसम सम्यक दर्शन नाम मिलेगा इसको। जब 7 कर्म प्रकृतियां दबी हो तो इस शुद्धता को क्या नाम दिया? उपसम सम्यक दर्शन। उपशम में इतनी निर्मलता की 7 प्रकृतियां दबी हुई है, लेकिन ये दबी ज्यादा देर तक नहीं रहती, ये बड़ी विचित्रता है। अंतर मुहूर्त बाद इनमें से किसी ना किसी का उदय आएगा, ये बिल्कुल व्यवस्था है भाई, नियोग है। तो अंतर मुहूर्त मात्र के लिए ये दबी रहती हैं। तो उपसम सम्यक दर्शन का काल कितना? एक अंतर मुहूर्त, केवल एक अंतर मुहूर्त। बड़े जी बिल्कुल व्यवस्थित इसको एक बार सिस्टम को फिट कर लो दिमाग में। अच्छा, तो मतलब अंतर मुहूर्त बाद पंडित जी क्या होने वाला है? चौथे गुण स्थान को चेंज होना पड़ेगा। अब कब पड़ेगा और कब नहीं पड़ेगा वो कंडीशन लगा लेते हैं। देखो 4 अंतानुबंधी की दबी थी ना, इन चारों में से यदि किसी प्रकृति का उदय आ जाए, किसी का आ जाए, 1 का या 2 का या 3 का, या हो सकता है चारों का आ जाए, किसी का भी उदय आ जाए, तो अभी तो गुणस्थान भाई साहब कौन सा था जब 7 दबी थी? तो चौथा। और यदि इनमें से किसी का उदय आ जाए, पड़ती है खबर, कौन सा बनेगा? खबर पड़ती है क्या? नहीं है खबर, तो आज अच्छी बात है, पक्का हो जाएगा। क्या मिंदेश भाई, कौन सा बनेगा खबर? चौथे से, जैसे इन 4 अनंतानुबंधी में से किसी का उदय आएगा ना, तो चौथे से गुणस्थान गिर के दूसरा हो जाएगा। सात अनंतानुबंधी का उदय आएगा तो चौथे से गिर के दूसरा। चलो एक काम करो, फिर से 7 को दबा दो, चौथे गुण स्थान पे फिर से जीव को खड़ा कर दो। दूसरा कब बनेगा? कंडीशन याद हो गई। अब अपने पास ये जो 3 टुकड़े बचे थे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक, बराबर। इसमें समझ लो अब ये सम्यक, ये मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है। बाकी की 6 दबी हैं, बाकी की 6 दबी हैं। किसका उदय आया? मिथ्यात्व का उदय आया। तो बताओ गुण स्थान कौन सा होगा? बहुत बढ़िया। ऐसा जीव तो चौथे से गिर के सीधा धड़ाम से पहले पे आएगा, बराबर निकिता। अनंतानुबंधी के उदय से कौन सा गुण स्थान बन रहा था गिर के? दूसरा। मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो पहला। ठीक है, अब फिर से 7 दबा दो, चौथे पे खड़ा कर दो जीव को, बराबर। अब किसको अपन उठाएं? जिसको तुम बोलो निकिता अपन उसको उठाएंगे, बोलो। सम्यक मिथ्यात्व 3 टुकड़े हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। M, SM और SP 3 चीजें है ना।
अभी मिथ्यात्व को उठा ही लिया था, अब उसको भी सबको दबा दो। फिर किसको उठाओ? सम्यक मिथ्यात्व को उठा लो। इसको मिश्र भी बोल सकते हो। क्या बोलेंगे बहन? मिश्र बोलो या सम्यक मिथ्यात्व बोलो। यदि इसका उदय आए और बाकी सब 6 की 6 दबी हो तो क्या कंडीशन बनेगी जरा बताओ? बहुत बढ़िया, क्योंकि तीसरे गुण स्थान का नाम भी वही है। समझ आया ना? तो चौथे पे रहेगा कि गिर जाएगा? गिर जाएगा। गिर जाएगा किस कारण गिरेगा? क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ गया है। तो चौथा गुण स्थान गिर के तीसरा हुआ। मतलब एक और कंडीशन अपन भरत भाई यहाँ कह सकते हैं कि ये तीसरा और दूसरा गुण स्थान चढ़ते समय नहीं आते, उतरते में कब आते हैं? उतरते समय या गिरते समय, जो बोलना हो बोल सकते हो। मतलब गिरने वाले गुण स्थान है। ठीक है, बहुत सारी कंडीशंस लग के बहुत विस्तार हो जाता है, तो मैं तो आपको केवल इन सातों का थोड़ा व्यवस्थित बैलेंस देना चाहता हूँ। अच्छा, तो हो गया ना अपना काम खत्म? हाँ, सारी की सारी व्यवस्था अंतर मुहूर्त काल की भूमिका से समझ लो। और अंतर मुहूर्त समझते हो बहन? अंतर मुहूर्त समझते हो? 48 मिनट। हाँ, अरे पुरानी पिक्चरों में तो पंडितों का वो सुना ही होगा, मुहूर्त निकला जा रहा है। मुहूर्त 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 शब्द तो सुना है ना? शादी का मुहूर्त। हाँ, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। जल्दी से दुल्हन को या दूल्हे को जिसको भी बुलाइए, रटे रटाए डायलॉग, उसमें मुहूर्त शब्द आता है। मुहूर्त यानी क्या? कितना होता है मुहूर्त, खबर? हाँ, तो इसको 48 पे भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे एक समय कम करोगे तो भिन्न मुहूर्त आता है और 2 समय कम करोगे तो अंतर मुहूर्त आता है। ये मुहूर्त की व्यवस्था में अंतर मुहूर्त यानी मुहूर्त के नीचे नीचे अंतर मुहूर्त। तो 48 मिनट से कम कह रहे। हाँ, कम में भी कौन सा लेना? 2 समय का। 2 घड़ी। घड़ी नहीं, घड़ी तो 24 मिनट की एक घड़ी होती है। नहीं, 2 घड़ी बोल रहे वो। हाँ, तो 2 घड़ी तो 48 मिनट हो गए, यानी मुहूर्त को 48 मिनट कहो या 2 घड़ी कहो, बराबर। ऐसा बोल रहे हो तो बिल्कुल ठीक। 2 घड़ी। हाँ, मैंने कहा वो जो मुहूर्त से कम समय किया तो 2 घड़ी कम मत कर देना। 2 घड़ी का तो नाम ही है मुहूर्त। पंडित जी साहब का भजन है ना, 2 घड़ी बस 2 घड़ी, 2 घड़ी निजनाथ के। क्या बात कर रहे हो? 48 मिनट यदि मैं अपने अंतरंग में ठहर जाऊं, क्या हो जाएगा? केवल क्या परमात्मा बन जाऊंगा। विस्फोट हो जाएगा कर्मों के किले में। 4 घातिया कर्म तत्क्षण नाश हो जाएंगे। समझ में आया ना? तो 2 घड़ी से समझ लिया करो। 24 मिनट की 1 घड़ी, 2 घड़ी बोले तो 48 मिनट। 48 मिनट से कम का समय क्या डालेंगे अपन? अंतर। अब वैसे तो देखा जाए तो अंतर मुहूर्त की व्याख्या भी बहुत है। एक समय एक आवली को मिला के जघन्य और ऊपर बढ़ाते चलो तो उत्कृष्ट। पर मैं इतना ज्यादा तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो कह तो देता हूँ ताकि कानों में तो एक बार बात पड़े। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ बात क्या चल रही थी कि एक प्रकृति बच गई थी ना? कौन सी प्रकृति? सम्यक प्रकृति। अब वो 7 प्रकृतियां फिर से दबा दो और उस एक प्रकृति का उदय लाओ। अब गुण स्थान कौन सा बनेगा? वेरी, देखो क्या 7 दबी हैं, तो गुण स्थान कौन सा था? चौथा। और उस गुण स्थान में जो सम्यक विराज रहा था 7 के दबने से, उसका नाम क्या था? उपशम। उपशम, उपशम का मतलब ये दबना, बराबर। अब हमने एक एक प्रकृति का उदय लाया और गुण स्थान को चेंज किया। मिथ्यात्व का उदय आया तो चौथे से गिर के पहला, मिथ्यात्व के उदय से तो पहला, तो दूसरा कब बना? जो 4 कसाई चौकड़ियों में से किसी का उदय आया तो चौथे से गिर के बहन दूसरा, है ना? और ये सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया तो चौथे से गिर के हो गया ना, इजी। पर अभी एक प्रकृति बची। अब उसका उदय आएगा तो क्या होगा? ये क्वेश्चन आए तो क्या आंसर है? हाँ, कि गुण स्थान नहीं गिरेगा। गुण स्थान तो चौथे का चौथा रहेगा, क्योंकि केचुआ तुम्हारे हाथ पे आ जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं, वो तो बहुत कुछ हो जाएगा। डर के मारे तुम भाग जाओगे, कुछ भी हो जाएगा।
लेकिन वो तुम्हारा हार्म तुम्हें ऐसे नहीं पहुंचाएगा जैसा सांप पहुंचाता था। मैंने तीनों के 3 पदवी दिए थे, है ना। तो इसलिए वो जो है कि नुकसान तो हुआ, क्या नुकसान हुआ, गुण स्थान बस नहीं गिरा, चौथे का चौथा, लेकिन उस गुण स्थान में जो निर्मलता थी ना, पहले वाली निर्मलता, वो निर्मलता कम हो करके थोड़ी सी मलिनता आ गई, क्योंकि वो सम्यक प्रकृति का उदय है। और सम्यक दर्शन का नाम भी चेंज होके क्या हो गया, क्षयोपशम सम्यक दर्शन। उस चौथे गुण स्थान में 2 तरह का सम्यक दर्शन हो सकता है। हाँ, कौन कौन सा 2 तरह का, उपशम और क्षयोपशम। पर सम्यक दर्शन तो 3 तरह का होता है। आ रहा है यार। अब चौथे गुण स्थान में रहकर यदि तुम इन पूरी की पूरी 7 प्रकृतियों का क्या कर डालो, क्षय कर दो, तो चौथे गुण स्थान में एक और सम्यक तो विराज सकता है, क्षायिक सम्यक। क्षय हो जाए तो क्षायिक, 6 दबी रहे, 1 का उदय चले तो क्षयोपशमिक, और 7 दबी रहे तो औपशमिक। इतनी स्पष्टता है। थोड़ा गणित का विधान है, दिमाग में एक बार बिठाओ, हमेशा के लिए निराकुल हो जाओ। जो जीव शायिक सम्यक दृष्टि होते हैं तो उनको पहले तो उपशमिक ही होता है ना। हर जीव को कुंजल नियम है, हर जीव को पहला सम्यक दर्शन कौन सा आएगा, उपशम ही होगा। उपशम कहो उपशमिक कहो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और उपशम सम्यक दर्शन कितनी देर टिकेगा, अंतर्मुख नहीं, ताकतवर जीवों का ज्यादा टिकता होगा, नहीं ऐसा कुछ है ना, केवल अंतर्मुहूर्त। तो अंतर्मुहूर्त बाद क्या होगा, या तो वो गिर जाएगा या चौथे का चौथा रहेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होगा तो उसको क्या नाम देंगे हम, क्षयोपशम सम्यक। बरोबर है, इतनी बातें समझ में आई। क्षायिक तो केवली के पादमूल में ही होता है। अब क्षायिक के लिए क्या चाहिए, थोड़ी और विशुद्धता। तो वो क्षायिक सम्यक दर्शन के लिए जो विशुद्धता है ना, उसके लिए केवली का पादमूल आदि अनिवार्य शर्त बोली है। पर गजब है, एक और आपको राह बताऊंगा। वर्णी जी ने बहुत सुंदर बताया है कि केवली का पादमूल कहा है, लेकिन जरूरी अनिवार्य शर्त की भूमिका नहीं है, तो कंडीशंस लगा दी है वहाँ। ये भी एक गजब की चीज मेरे को वर्णी जी के माध्यम से पढ़ने में आई थी, तो वो भी जानना। खैर अब इतना डेप्थ में जाने की बात नहीं है, बात फिर मैं वापिस, क्योंकि मुझे तो दर्शन का स्वरूप समझाना था। है क्लियरिटी अब दर्शन में, ठीक है। चौथा गुण स्थान, फिर ऊपर के 5वें गुण स्थान में भी क्षयोपशम सम्यक दर्शन रहता है, बिल्कुल, क्योंकि उपशम तो हाँ, तो क्षयोपशम सम्यक तो सहित या क्षायिक सम्यक तो सहित कौन सा गुण स्थान, 5वां वर्त सकता है, ठीक है ना। अच्छा, 6ठा 7वां गुण स्थान वर्ती भी कौन से सम्यक का धारी, तीनों तरह का सम्यक हो सकता है, बराबर। ये सब बातें अब मैं क्या कहूँ, ऊपर के गुण स्थानों में तुम्हें घुमाने का अभी तो मन नहीं है, पर ठीक है, चर्चा के दौरान बात आ रही है तो कह दे रहा हूँ। 5वें में से 7वें में जाएगा ना डायरेक्ट। हाँ, 5वें जाएगा ना, हाँ, 5वें से 6ठे में नहीं जाएगा, 7वें में जाएगा डायरेक्ट। गुण स्थान की बात करो तो गुण स्थान पर्याय दशा है। 5वें गुण स्थान में भी उसकी वो दशा उतनी निर्मलता पूर्वक, यदि द्रव्यलिंग आया है तो 7वें गुण स्थान की भूमिका तैयार होती है, ये याद रखना है। समझ में आया ना। और अभी कितना कितना कुछ है, एलक क्षुल्लक की भूमिका बताना उचित है। सोचो तो आप, एलक दशा, अरे उत्तम मध्यम जघन्य उत्कृष्ट श्रावक की दशा, लाल कोपिन धारे तो कौन से एलक, एलक बन सकते हैं कि नहीं लाल कोपिन वाले, नहीं, क्षुल्लक ही रहेंगे। क्यों है लाल कोपिन, क्यों है सफेद कोपिन, इतनी सारी बातें हैं जिनका यदि क्रम क्रम से खुलासा करूं तो बहुत सारी चर्चा बाकी है अभी तो। पर ठीक है, अभी मैं आपको सामान्य संकेत करता हूं कि इतना कुछ है और सुंदर है जानने योग्य। प्रश्न तो उठाओ, मैंने कहा ना जितना मथोगे उतना अच्छा मक्खन निकलेगा, मथने से मत डरना अपने। कभी इसमें आलस मत करना कि नहीं साहब ये तो बड़ी कठिन है, कठिन है। अरे कठिन तब तक है जब तक जानी नहीं है, जान लोगे तो, और वही चीज बार बार सुनोगे तो सरलता के रूप में आती जाएगी। तो हमें करना भी तो यही है ना। तो सम्यक की उपलब्धि करना है तो बहन क्या करना पड़ेगा, 7 प्रकृतियों को दबाना पड़ेगा। आज तक हमें सम्यक तो नहीं हुआ है, पहली बार करेंगे तो 7 को दबाना है कि 5 को, 5 को। 5 में दबाने के लिए 5 से लड़ेंगे तो मरेंगे, कितनों से लड़ना है, क्योंकि जो यदि वो दबी तो पीछे पीछे ये दबेगी,
और इसको तुम दबाने की यानी चार अनंतानुबंधी को कोशिश कर करके हार जाओ, ये कभी दबने वाली नहीं है। ऐसी ताकतवर गाय है कि रस्सी बांध के खींचोगे ना तुम्हारे घर नहीं आएगी, तुम्हारी ताकत ही खत्म हो जाएगी। समझ में आया ना? लेकिन उसे घर लाना हो तो क्या करें? बछड़े को गोदी में ले वो लो। जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करती है। तो दर्शन मोहिनी के साथ गहरा संबंध है ना, तो दर्शन मोहिनी को तुम उठा सकते हो, दबा सकते हो, उसे ले आओ तो पीछे पीछे ये इसका खेल है। आया समझ में? तो जैसे ही वो चारों भी दब जाएंगी नियम से, और यदि ये उठ जाएगी ना, क्या दर्शन मोहिनी उठ जाएगी तो दूसरा नियम क्या आता है? वो चारों भी नियम पूर्वक उठ जाएंगी। याद रखना, इसलिए दर्शन मोहिनी दबेगी तो चारों दबेंगी, और ये उठेगी तो चारों उठेंगी। ऐसा समझ लो। कि तीनों या कोई भी एक उठेगी तो ही चार। कौन? नहीं, दर्शन मोहिनी उठी तो एक के पीछे एक, मतलब तीनों ना दर्शन चारों अनंतानुबंधी की चार बोल रहा हूँ। दर्शन मोहिनी के तीन होते हैं। मतलब विद्यार्थ उठेगा मिथ्यात्व को उठा तो हाँ। मेन मिथ्यात्व से मेन है, और बाकी ऐसा नहीं है। सम्यक मिथ्यात्व भी उठाना तो जानते हो क्या होगा? थोड़े समय बाद इनका उठना, पर यदि तुमने फिर से सम्यक मिथ्यात्व को दबा दिया तो फिर ये नहीं उठेंगे। मतलब बहुत गहरी इनकी मित्रता है। ठीक है, चलो वो तो बात गुलिस्तान की। औपचारिक सम्यक्त्व आपने बोला छूटने के बाद अगर अंतर्मुहूर्त में छूट ही जाएगी, हाँ बिल्कुल। तो 6 महीने में जो एक बार करना पड़ता है, फिर वो औपचारिक सम्यक्त्व होगा या कौन सा? नहीं नहीं, तो वो गुण छूट गया तो 6 महीने की भूमिका में 6 उपसम रहा, ओके। और फिर 6 उपसम की भूमिका के बाद फिर से अनुभूति का काल। हाँ, एक्चुअली वो अनुभूति का काल है, आत्मा की अनुभूति करता हो। प्रतीति 6-6 महीने तक रह सकती है। कल ही अपन ने बात किया ना, शुद्ध परिणति रहती है, परिणति रहेगी ना, परिणति रहेगी। अनुभूति तो एक समय की होके वो छूटेगी। तो छूट ही जाएगी, शायद ऐसा। जैसा कंटिन्यू नहीं रहेगा। वेरी गुड, है ना? गुड क्वेश्चन, समाधान बराबर है। समझ में आया कब वो क्या करता है? अरे बहुत भैया, इस बात को जितना स्पष्ट करना हो कर लेना, जितना मांझना हो मांझ लेना, क्योंकि यही सारी चर्चा करने अपना स्वाध्याय का ग्रुप बनता है। करना क्या है भाई साहब? सिर्फ ये नहीं बताना मुझे कि आत्मा शुद्ध है। आई बात समझ में? तुम्हें ये दिखाना है कि आत्मा की शुद्धता का बल क्या है, अवलंबन क्या है, कारण क्या है, साधन क्या है, सब पे चर्चा करेंगे। तभी तो स्वाध्याय की सार्थकता है ना। तो विचार है सबको बराबर? अच्छा, और हम भी दबा सकते हैं। कितनों से पंगा लेना है? 5 से कि 1 से? 1 से। दर्शन मोहिनी को दबाने का आधार क्या मिला? साधन क्या है तुम्हारे पास? वस्तु स्वरूप का ज्ञान। चर्चा यहीं से तो शुरू करी। वस्तु स्वरूप का ज्ञान उत्कृष्टता से करेंगे तो ये दर्शन मोहिनी यानी मिथ्यात्व की दशा को दबना पड़ेगा। हाँ, वस्तु स्वरूप का अज्ञान ही मिथ्यात्व है। अब बोलो आप, मिथ्यात्व किसका नाम? वस्तु स्वरूप का अज्ञान। इसलिए उसको 4 बुद्धियों में परोसा है, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। इनका ऐसा संयोग मिलाया है। अब वो सारी बात कितनी गहरे, क्योंकि जिग्नेश भाई जितना अंदर जाओ उतना बड़ा नया नया माल मिलता है। ठीक है, चलो तो बात चर्चा में आते हुए ये हो गई हमारी कि हमने आचार्य देव से पूछा है, आचार्य देव सम्यक को कैसे उपलब्ध करें। तो आचार्य देव ने कहा पहले पात्रता लाओ। क्यों साहब, दूध लाना है तो पहले बर्तन लाओ ना। ठीक है, इसलिए पात्रता लाओ। तो पात्रता की चर्चा चलते हुए कहाँ तक आ चुके थे हम? 6वीं गाथा है। क्या है इसकी हेडिंग, क्या है? ऐसे पूर्वोक्त प्रकार सम्यक के बिना चारित्र तप को निष्फल कहा है। अब सम्यक तो सहित सभी प्रवृत्ति सफल है, ऐसा कहते हैं। हेडिंग उपोद्घात समझ में आया? अभी तक जो चर्चा हुई उसमें अपन ने क्या कहा? सम्यक के बिना तुम बाह्य कितना भी आचरण अच्छा करो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। सम्यक के बिना कितना ही उत्कृष्ट तप पाल लो तुम्हें लक्ष्य नहीं मिलेगा। पढ़ा ना पीछे अपन ने? सम्यक के बिना कितने ही ग्रंथों का अध्ययन करके बड़े बड़े विद्वान पंडित बन जाओ, तुम मोक्ष के अधिकारी नहीं बनोगे। ये बात यहाँ पे जो पीछे पढ़ के आए थे उसको समराइज किया। और सम्यक यदि प्राप्त कर ले तो कुंजल, अब तुम्हारा किया गया सारा कार्य क्या हो जाएगा? सब सफल है। इसके बिना वो जो 1 और 0 वाली बात आती है ना, मेरे पास 4 0 है आर्यन, कितनी? 4 0 है। बोलो उनकी कितनी वैल्यू है?
जीरो के बराबर है, और मैंने उसके सामने 1 लिख दिया। अब जितनी जीरो जोड़ूंगा क्या होगा, वैल्यू क्या हो जाएगी। समझ में आया ना, ये गणित का सिद्धांत चलता है, सम्यक लो और सम्यक की ऐसी व्यवस्था बढ़ाते चलो। ठीक है प्रभु, चलो समझना। देखो शुरुआत में सुनने में कठिन लगता है, क्योंकि सुना नहीं ना तो कठिन लगता है, पर करना तो यही है भाई, इसलिए बिल्कुल ताकत लगा दो एक बार, है ना। चलो बात करते हैं। तो अब सम्यक सहित सभी प्रवृत्ति सफल है, सत्य महाव्रत के धारी आचार्य तुमसे आज कह के जा रहे हैं, तो इसमें तो स्वीकृति की कोई गुंजाइश ही नहीं। ये तो बात परम सत्य है, ये तो क्या है, सिद्धांत है। सम्यक सहित सभी प्रवृत्ति सफल है, हाँ गजब की बात है। सोचो सोचो, अरे सम्यक सहित तुम संसार के कार्य भी करोगे ना, तो वो संसार के कार्य तुम्हारा संसार नहीं बढ़ाएंगे, अपितु काय के साधन बनेंगे, घटाने के। ये क्या गजब बात है साहब, बिल्कुल स्थिति यही है। अब यही रहस्य तो चमत्कार रूप से देख के पचा लो। मतलब सम्यक दृष्टि ही एकदम से सारे भोगों को छोड़ देता होगा ना। हाँ, ये क्या बात हुई भाई साहब, सम्यक दृष्टि भी भोग भोगता है। सम्यक दृष्टि भोग भोगते हुए कर्मों की निर्जरा करता है, हम भोग भोगते हुए कर्मों का संचय करते हैं। अरे ये तो पार्शियलिटी हो गई। बोलो, ये सारी बातें जहां तुमने जिन महान ग्रंथों में पढ़ी है ना, उनका निचोड़ परोस रहा हूं। सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण है। ये कहने का रीजन समझ में आया। सम्यक सहित तुम जो क्रिया करोगे उसमें सफलता, वो सफल है। सफलता काय में, मोक्ष के लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक है। कचरा कम हो रहा है अपना, क्योंकि कर्म के उदय से भोग मिल रहे थे, तो वो भोगों को भोग भोग कर उनसे जुड़ता जाता है कि उनको भोग कर उन्हें खिलाता जाता है। तो क्या हम भी भोगों को बिना जुड़े भोगें तो कर्म बंधन नहीं करेंगे? यहाँ कंडीशंस लगेंगी बहुत सारी। करना भाई, मैंने तो विचार के लिए क्लू दिया, क्योंकि जितना तुम तन में होते हो ना, उतना नवीन संचय करते हो कर्मों का, और जितना तुम उससे विरक्त रहते हो, मतलब विरक्त हो के भी, हाँ जी क्यों नहीं, विरक्त रह के भी किया जा सकता है ये कार्य। बहन, मेरे परम प्रिय मित्र का आज ऑपरेशन है, आईसीयू में भर्ती है? अब सबसे बड़ा जीवन साथी से परम प्रिय मित्र और क्या हो, है? और मेरे सामने है, आपने 56 भोग की थाली ला के रखी है, क्यों भाई साहब, और कहा है आपकी सब पसंद की चीजें खाना तो पड़ेगा। दृष्टांत की भाषा में बात कर रहा हूँ। बोलो भाई साहब, को कौन सा भोग मुझे आनंददायक लग रहा है खाते हुए भी? अच्छा, और आप पूछ रहे हो और साहब कैसा लगा, तो शब्द क्या आ रहा है? अच्छा, बहुत बढ़िया शब्द भी आ रहा है, लेकिन बात काय से चल रही है भरत भाई? अंतरंग परिणति से। कितना जुड़ान है तुम्हारा, बात समझना। वो अभिप्राय तक जाने की तुमको कंडीशंस पता होनी चाहिए। जुड़ान है तो बंद है, और जुड़ान नहीं है तो निर्बंध हो। वो गजब बात है। अब ये कंडीशंस की सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, भाई साहब इसका सर्टिफिकेट लेके घूमने की जरूरत नहीं है। तो बात कह रहे हैं तुमसे जुड़ान ना जुड़ने की, ठीक है, ऐसा भी समझ लेना। कौन देगा सर्टिफिकेट बताओ? सम्यक दृष्टि कोई जीव है? वो गाय जो आज सुबह आपको मिली थी रास्ते पे, कौन है वो? सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि क्या है बताओ? अरे साहब कौन जाने, समझ में आया ना? कौन जाने बताओ? जो अपने स्वभाव की अनुभूति को देखो, अनुभूति एक बार हुई और फिर प्रतीति चल रही, उसके अंदर में उसका लक्ष्य बनकर जो उसका जीवन शैली चल रही है, वो सारी जीवन शैली उसके लिए सार्थक है। और एक बार अनुभूति हो तो जाए कुंजल, सार्थकता तब बैठेगी। आई बात समझ में? हमारा मकान हमने ले लिया, मकान में नहीं है, लेकिन लेने की दशा से अपना कनेक्शन जुड़ा है। बोलो निर्भर है कि नहीं? बिल्कुल निर्भर। मकान में तो पहुंचे नहीं, निर्भर कहां से हो भाई साहब? मकान भले ही दूर है, जाने में अभी 2 घंटे लगेंगे, लेकिन है ना। बस यही वाली बात, यही प्रतीति की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो ऐसी प्रतीति, और ये प्रतीति सहज होती है।
सच बोला जाए ना तो ऐसे निश्चल स्वभाव के धारक अपने को बनना है। चलो बात करते हैं। सम्मतणाण दंसण बलवीर्य बड्डमाण जे सब्बे कलि कलुष पावरहिया वर्णाणी होंति ऐरेण। कुछ समझ में नहीं आया साहब, प्राकृत भाषा है। मैं यही तो आपके लिए थोड़ा थोड़ा परोसना चाह रहा हूँ। प्राकृत भाषा है, पहली बार में तो कठिन लगेगी, पर जरा सा इसके निकटवर्ती हो ना देखो तो मैं इसका अर्थ इसी में से सुगंधित होके महसूस होगा, इसी में से। देखो कैसे, अब देखो क्या आता है तुम्हें, गुजराती काव्य ना, पढ़ो गुजराती काव्य। क्या आ रहा है, कुछ भाववासन हो रहा है। सम्मत सम्यक, प्राण ज्ञान, दंसण दर्शन, बल बल, वीर्य वीर्य, सम्यक दर्शन ज्ञान बल वीर्य सब बड्डमान बड्डमान वृद्धिंगत हो रहे हैं। ये सब्बे, ये सारे के सारे वृद्धिंगत हो रहे हैं। सम्यक तो सहित ये सारी चीजें वृद्धिगत हो रही है। और कली कलुष पाव रहिया, और जितना भी कली कलुष है वो सब क्या है, सारा पाप है वो क्या हो रहा है, रहिया, उससे रहित हो रहे। ऐसा कैसे हो रहा है, कौन सा ऐसा तुमने सुपर पावर गेन कर लिया, सम्यक तो प्राप्त कर लिया। ऐसे वर्णाणी होंती ऐरेण, ऐसे उत्कृष्ट ज्ञानियों के अचिरेण यानी जल्दी जल्दी ये सब उपलब्ध होते हैं। मतलब एक चीज यदि तुमने गेन कर ली तो ये सारी चीजें जो तुम है ना, ये सब क्या होने लगी हैं, ऑटोमेटिक वृद्धि को प्राप्त हो रही है। ये इसका भाव, ठीक है, सिंपल सी बात। जो पुरुष सम्यक ज्ञान दर्शन बल वीर्य से वर्धमान है तथा कली कलुष पाप अर्थात इस पंचम काल के मलिन पाप से रहित है। क्यों भाई, क्या सम्यक दृष्टि जीव को पंचम काल में भी मलिन पाप से रहित कहा जा सकता है? अरे वही है बचा हुआ। शुद्ध कौन है इस पंचम काल में? कोई शुद्ध है? हाँ, पंचम काल में एक रत्न तो हमको उपलब्ध है जिसका नाम क्या है, और जो जिसके पास वो है भाई साहब, वो शुद्ध है, वो रहित है। और वो सभी जो भी सम्यक के धारी हैं, किसकी बात चल रही है साधना जी? पंचम काल के जीव की। हाँ, तो वे सभी मतलब पंचम काल के जीव। आचार्य कुंद कौन से काल में हुए थे दीदी? पंचम काल में हुए थे ना। पंचम काल में आचार्य कुंद। तो आचार्य कुंद अपने से कह रहे हैं जो भी इस पंचम काल में सम्यक का रत्न धारता है, पहला फायदा क्या बोल दिया दीदी? उसके सारे के सारे गुण वृद्धिगत होते जाते हैं ऑटोमेटिक, समझ में आया ना। और दूसरा फायदा कि वो शुद्ध, दूसरा फायदा बता रहा है, वे सभी अल्प काल में वर ज्ञानी, वर ज्ञानी बोले तो अर्थात केवल ज्ञानी, श्रेष्ठ ज्ञानी हो सकते हैं कि होते हैं? बोलो भाई साहब, ये वाक्य जो आया, मतलब सम्यक के इतने फायदे हैं क्या? चलो आज सम्यक ढूंढ के लाए। कहाँ मिलेगा? मुंबई में बड़े बड़े मार्केट है, मैंने तो सुना है आपकी सम्यक है, बड़े बड़े रत्न मिलते हैं यहाँ। रत्नों का कोई सा मार्केट है ना, मिल जाएगा वहाँ। कहाँ ढूंढने जाए कि ये मिले? फायदा तो मिल गया। फायदा ही समझ के उसकी तरफ लालायित तो हो जाओ, क्योंकि तुमने जब तक ये दीवार बना रखी है कि वो तुम्हें नहीं मिल सकता, तब तक तो तुम सुन के भी नहीं सुन रहे। समझ में आया? वो मिल सकता है। कहाँ मिलेगा इंदेश भाई? बाहर जाके ढूंढे ना भाई ना, बाहर ढूंढने की बात नहीं है। परेश भाई कहाँ जाओ? अंतर, बस एक बात, चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है, चेतो चेतन
सच में ये बात जी जिनवाणी की सुन लो। जग में अपना कोई नहीं है, तू तो ज्ञानानंदमयी है, एक बार अपने में आ जा, अपनी खबर क्यों भुला रही है, चेतो चेतन ऐसे निर्लेप अपनी खबर। शीतल भाई को जानते हो? है? खबर है? शीतल भाई को जान रहे हो? हुई शीतल, समझना। यहाँ से मैं क्या कहूँ, पढ़ना बहुत चाहता हूँ विजय भाई साहब, और एक एक गाथा मुझे कहती है कि तुम व्यंगावलोकन भी करवाओ, सिंगावलोकन में मत रह जाओ। क्या करूं, मजबूरी है कि मुझे 36 गाथाओं का टारगेट है। विचार करना। क्यों, जानते हो ना आप निकिता, तुम निकिता हो ना? हाँ? क्या अनुभूति बरत रही, ईमानदारी से बोलना। मैंने कभी भी अपने को ही नहीं जाना, कितनी बड़ी गलती चल रही। हु आर यू, कौन हो आप? दो अपना इंट्रोडक्शन दो। कैसा झटका लगता है अंदर में कि गजब है, मैं तो दुनिया ने जो मेरे को नाम रख दिया, दुनिया ने जिससे मेरी ख्याति कर ली, क्या मान लिया राजू भाई? ज्ञाना नहीं है ना? छोटे भगवान, सचमुच ऐसी सहजता, निर्मलता, क्योंकि इनका ये ज्ञाना कह के ज्ञान बोध क्या हो जाएगा, एक दीवार की तरह खड़ा हो जाएगा। 10 लोग सो रहे होंगे और उसमें ये भी सो रही होगी ना, राजू भाई ज्ञाना इधर आना, तो वो 9 लोग कुसमुसाएंगे तक नहीं और ये उठ के दौड़ के जाएगी, क्योंकि अपना ही अपने को प्राप्त पर्याय की तन्मयता, इसका नाम है। जो मिला उसी को मैंने अपना माना। सत्य क्या है, ये तुम हो। इसलिए बार बार बोलना है, सम्यक को उपलब्ध करो, तुम्हें अपनी खबर मिलेगी। और जिसको अपनी खबर है ना, उसके ये सारे अनंत गुण वृद्धिगत हो रहे हैं। और तो और क्या गारंटी ली भाई साहब, गारंटी चाहिए हमें किसी की? कौन गारंटी देने वाला है? आचार्य कुंद क्या गारंटी दे रहे हैं? जो सम्यक को उपलब्ध करे वो केवल ज्ञानी होते हैं। ये जोर देके भैया, ऐसी बहुत गहरी सुंदर बातों का निधान है भैया ये अष्टपावड़ जी तो, ठीक है ना। और अब देखो, अब बाकी की सारी गाथाएं सरल हैं। मैं आपसे हर गाथा का विशेष विस्तार तो करने में असमर्थ हूँ अभी, पर संकेत तो दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी स्वीकृति अंदर से आ रही है ना, तो मेरे लिए बस वही जरूरी है। अगली गाथा का मन क्या है मालूम है? पढ़ो विजय भाई साहब, क्या लिखा? आप कहते हैं कि सम्यक रूपी जल का प्रवाह आत्मा को कर्म रज नहीं लगने देता। लो जी, अभी सम्यक ने एक फायदा कराया था, अनंत गुणों को निरंतर बढ़ाता जाता है। और अब दूसरा फायदा, सम्यक का प्रवाह क्या है? कर्म रूपी रज, कर्म की कीचड़ नहीं लगने देता। बोलो, ऐसे सम्यक प्रवाह को अपने जीवन में लेने की जरूरत है कि नहीं? भाई लालायित हो जाओ। देखो, तुम्हारी लालसा, तुम्हारी भावना, मैंने बड़े पंडित जी साहब की भी बात बोली थी कुंजल, भावना भावनाशिनी है। भावना ही भाना है अपने को, तो ये भावना भाव सम्यक तो जब आना है तब आएगा, लेकिन भावना तो आज मैं भा सकता हूं ना। ये प्रवाह चाहिए अपने प्रति समय। समझ लो, अपन कल्पना करें भरत भाई कि 10 लाख रुपए मुझे किसी के देने, है ना, और अल्टीमेटम उसने कि महीने भर में दे देना भैया। अब हर दिन जब अपन सो के उठते हैं, हर दिन, क्यों भाई साहब, क्या ब्लिंक करता है? एक दिन गया, इसके देने जैसे तुम्हें ये बार बार कचोटता है ना, ऐसे ही भैया बोलो, विचार करना ईमानदारी से, हम अपने लिए कि मुझे सम्यक उपलब्ध करना है, नहीं तो आज का दिन भी ये भाववासन कहाँ बैठा है अपने अंदर। अपन तो बड़े प्रमादी होके आराम से जी रहे हैं। हाँ, कर लेंगे। बहुत टाइम, कितना टाइम है, कितना स्टॉक में कितना टाइम है अपने? समय की घड़ी में वो रेत तो दिखती है ना, अरे वहां तो दिखती है, यहाँ तो
सोचो भाई साहब, क्षण भंगुरता का एहसास प्रति समय रहे हो, काम महत्वपूर्ण करना है, और जितना जितना समय निकलता जाए उतनी उतनी आकुलता बढ़ती जाती है ना। महीने भर में आज 25 दिन निकल गए, बोलो जी कल रात की नींद कैसी आएगी? अकेले 5 दिन और अभी तक 1 लाख का भी इंतजाम। मैं कह रहा हूं ना, धर्मी जीव को ये लिखा मात्र नहीं है शीतल भाई, कि जैसे कुत्ते के सर में कीड़े पड़ गए हो कान में, और वो तड़पता है उनसे मुक्ति प्राप्ति के लिए, ऐसे ही ज्ञानी जीव को तड़प होती है अपने स्वभाव की प्राप्ति की। अब बोलो, आप अपनी तड़प का अपन रेशो पचा पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? क्योंकि अपन तो महा झूठे बन गए। विनय पाठ में क्या बोलते हैं दीदी भगवान के सामने? तुम बिन में व्याकुल भयो, याद है सबको? अर्थ समझते हो? समझा कभी अर्थ समझा इसका? जैसे मछली की तड़प देखी है, दरिया किनारे तो रहते हो, देखी होगी, देखी है वो तड़प। तुम्हारे स्वभाव में ऐसी निमग्नता नहीं हो तो ऐसी तड़प उठनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, ये समझना। तो जल का प्रवाह जैसे हमारे धूल को मल को धो देता है, ऐसे ये सम्यक भी हमारे कर्मरज को धो देगा। तो तुम तो केवल इसको एक बार हासिल कर लो। आपको इसके साथ सहमति है? आचार्य की ये बात स्वीकृति में है? सहज स्वीकृति है, तो बिल्कुल अपन आराम से आगे बढ़ गए इसमें। नहीं धो देता है या लगने नहीं देता, ऐसा लगता हाँ, कर्मरज नहीं लगने देता, दोनों काम आश्रम हो गया। गजब, एक के साथ एक फ्री। पहले तो सम्यक हमने अर्जित किया ना, तो अब जितने भी, जैसे मैंने अपना हाथ तेल में डाल लिया, तो अब क्या होगा? अब वो पानी हाथ को आएगा और बह जाएगा, तो नहीं लगने देता। हाँ, और दूसरी स्थिति क्या कि जो पुराना लगा हुआ है ना, वो सब भी क्या हो जाता है? दो फायदे, संबर और निर्जरा दोनों। तो ये फायदा इस सम्यक के साथ होता है। इसका सिर्फ गुजराती काव्य पढ़ लो, मुझे लगता है इस गाथा की सरलता आप तो पच जाएगी ना, कठिनाई तो नहीं है। चलो हिंदी उसका गुजराती काव्य पढ़ो। सम्यक नीर प्रवाह जेना हृदय मानित्ये वहे, तस बाद कर्मो आवरण बोलो भाई, सहजता है इसमें, स्वीकृति है। मेरा एक ही इंटेंशन है, मैं मार्केटिंग कर रहा हूं साहब। तुम सम्यक्त की इतनी महिमा जानकर क्या समझे, उसको पाने के लिए जो हो सके वो करने का भी संकल्प लो, तो मेरे हिसाब से ये अपने जिनेंद्र के वचन सही सही समझे और सुने। इतना फायदा है भाई राजू भाई, क्या डबल फायदा। तो अपने को बोलो कर्मों की रज, कितने कर्म बांधे आज दिन भर में शीतल भाई, सुबह से लेकर अभी तक? सोचो सीए साहब कितने कर्म बंध गए होंगे? है कोई स्टाफ? कितना? तो बोलो भाई साहब, क्या तुम्हें ये वाला लेने की जरूरत नहीं है? क्या बोलते हैं वो पॉलिसी वगैरह में कि ये वाला राइडर ले लो, ले लो, फायदे की चीज है। समझे ना भैया? जो चाहे जिस ढंग से समझना हो समझना, तुम्हारी भाषा में आके बोल रहा हूँ। विचार करो, सम्यक मेरे लिए महा उपयोगी वस्तु है। तो क्यों बयान नहीं दे सकते क्या ये वाला जीवन? इसकी उपलब्धि में एक बार लगा सकते हैं ना? लगा दो। मैं सच कहूँ, इससे अच्छा और कोई दूसरा सौदा। तो सबसे पहले तो अपने अंदर में विश्वास जगाओ, तुम प्राप्त कर सकते हो। आई बात समझ में? फायदे तो मैं इतने गिना के आ चुका हूँ, और भी गिनाऊंगा आगे आचार्य के वचनों के अनुसार। ठीक है, चलो 7 गाथाएं अपन जाने। अब हम 8वीं गाथा की चर्चा कल करेंगे। ओम नमः।